हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फराज खान और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल खान स्टडी पॉइंट पे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर 1 से टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर का ही एक टॉपिक है। इसका हमने फर्स्ट पार्ट बना चुके हैं पहले से ही हम, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कि केमिकल रिएक्शन कितने तरह की होती है। केमिकल रिएक्शन 5 तरह की होती है। उसमें से फर्स्ट टाइप होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब समझते हैं क्या होता है ये। द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं तो वो रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल, जब ए और बी, एग्जाम्पल के लिए ए और बी दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं और वो मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट ए बी बना रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। अब आगे चलते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। अब कोयले का जलना मतलब कार्बन, क्योंकि कोयला एक कार्बन का ही एलोट्रॉप होता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की ही प्रेजेंस में हमेशा आग लगती है, तो C+O2 मिल के बन गया हमारा सिंगल प्रोडक्ट CO2, और ये CO2 हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसलिए एग्जाम्पल हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। सेकेंड एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर यानी पानी का बनना। अब ये कैसे होगा, हाइड्रोजन गैस H2 प्लस ऑक्सीजन गैस O2 मिलकर जब मिल जाएंगे तो हमारा H2O यानी कि वाटर बन जाएगा। तो ये भी हमारा एग्जाम्पल हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, क्योंकि यहाँ पर भी 2 रिएक्टेंट हैं और मिलकर एक ही सिंगल प्रोडक्ट H2O बन रहा है, इसलिए ये भी एग्जाम्पल हुआ हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब हम बात करते हैं सेकेंड रिएक्शन की, वो होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है, इन दिस रिएक्शन ए कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब होता है इसका कि जब कोई एक सिंगल रिएक्टेंट टूट जाता है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए, एक हमारा ए कोई भी कंपाउंड रहा होगा जो कि रिएक्टेंट है, अब ये टूट गया है बी और सी एलिमेंट्स में या कंपाउंड में, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन था उसका ठीक उल्टा, जैसे कॉम्बिनेशन में 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनता था और यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो 3 तरह की होती है। तो हम पहले फर्स्ट टाइप की बात करते हैं। फर्स्ट टाइप होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या होता है ये, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब डिकम्पोजिशन की प्रोसेस हीट से हो। एग्जाम्पल समझते हैं इसे। एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो कि सॉलिड फॉर्म में है। अगर हम इसे हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा, ये 2 प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा। वो 2 प्रोडक्ट्स होंगे हमारे CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो हीट की प्रेजेंस में जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, क्योंकि थर्मल वर्ड का मतलब होता है हीट से। अब हम सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्या होता है ये, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब हम डिकम्पोजिशन किसी इलेक्ट्रिसिटी पास करके, इलेक्ट्रिक करंट पास करके पूरा करते हैं तो वो रिएक्शन इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए, पानी लिया है हमने, वाटर लिया है H2O, अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में ये अलग अलग हो जाएगा, बढ़ जाएगा, स्प्लिट्स हो जाएगा, इसीलिए इस रिएक्शन को हमने इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहा है। और यहाँ जो वर्ड है इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, तो इसलिए हम इस वर्ड से पहचान सकते हैं, जान सकते हैं और याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के थर्ड पार्ट के बारे में, जो कि है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। वे क्या होता है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब डिकम्पोजिशन की रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है तो वो रिएक्शन फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। AgCl मतलब होता है सिल्वर क्लोराइड। जब सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो वो Ag और Cl यानी कि सिल्वर और क्लोरीन में
डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, इसलिए इस रिएक्शन को हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड रिएक्शन की तरफ, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है ये? द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। जब एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से अलग कर देता है, तो उस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है Fe यानी कि आयरन और कॉपर सल्फेट एक्वस का सॉल्यूशन यहाँ पर, जो कि यहाँ पर बन रहा है हमारा आयरन सल्फेट और कॉपर। अब क्या हो रहा है इस रिएक्शन में? ये जो आयरन है, ये आयरन इस कॉपर को इसके सॉल्यूशन से अलग कर रहा है, और यहाँ देखेंगे हम कि सल्फेट के साथ में यहाँ पर आयरन है, जबकि रिएक्टेंट साइड में सल्फेट के साथ में कॉपर ही है, क्योंकि इस आयरन ने इसे डिस्प्लेस करके इसकी जगह यहाँ ले ली है और कॉपर अलग हो गया है, क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए ऐसा हुआ है। अब इसी टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल यानी कि एक लोहे की कील डालते हैं, तो सॉल्यूशन के कलर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, यानी कि कलर पहले क्या था और अब कलर बाद में क्या हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो स्टार्टिंग में ब्लू होता है, लेकिन जब हम उसमें लोहे की कील यानी आयरन नेल डालते हैं तो उसके बाद उसका रंग ग्रीन हो जाता है, और कुछ टाइम के बाद में जो आयरन नेल को उसको हम बाहर निकालते हैं सॉल्यूशन से, और उसका रंग हो जाता है आयरन नेल का ब्राउनिश यानी कि ब्राउन भूरा भूरा सा रंग हो जाता है, जिसे बोलते हैं हम जंग लगना, क्योंकि उस आयरन नेल पे अब सल्फेट की लेयर चढ़ चुकी होती है और सॉल्यूशन में सिर्फ कॉपर बचा होता है, जिसकी वजह से वो ब्लू से ग्रीन में चेंज हो जाती है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम में काम आएगी। अब हम बात करते हैं फोर्थ टाइप की रिएक्शन के बारे में, जो कि होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है ये समझते हैं इसे। ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड्स। वो रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड्स के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज से आयन एक्सचेंज होते हैं, उस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल से, जैसे कि एक हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, सोडियम सल्फेट का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, वैसे ही हमारा एक और एक्वस सॉल्यूशन है बेरियम क्लोराइड का। अब ये दोनों मिलकर बन रहे हैं बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब कैसे हुआ ये? यहाँ पर बेरियम क्लोराइड का जो बेरियम है, बेरियम के 2+ आयंस होते हैं, और यहाँ जो सल्फेट है, सल्फेट के होते हैं 2- आयन। तो बेरियम के पास में 2 आयंस ज़्यादा हैं और सल्फेट के पास में 2 आयंस कम है, तो ये आपस में एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं कंबाइन करने के लिए, क्योंकि ये 2 इसको दे देगा और इसको 2 आयंस इसको चाहिए, तो ये मिलकर एक कंपाउंड बना देंगे बेरियम सल्फेट। और यहाँ से जो सोडियम बचा और यहाँ से जो क्लोरीन बचा, ये दोनों आपस में मिलकर एक नया कंपाउंड बना देंगे, जिसे बोलेंगे हम सोडियम क्लोराइड, जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन होगा। अब इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 लगा देंगे और ये रिएक्शन हमारी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। आप चेक कर सकते हैं इसे। अब बात करते हैं हम प्रेसिपिटेट के बारे में। ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? तो इट इज़ एन इनसोल्यूबल सॉलिड दैट इमर्जेस फ्रॉम अ लिक्विड सॉल्यूशन। ये एक ऐसा सॉल्यूड होता है जो कि इनसोल्यूबल होता है। इनसोल्यूबल का मतलब होता है जो घुलता नहीं है, जो कहाँ से निकलता है, एक सॉल्यूशन में से ही निकलता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ मान सकते हैं बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट है जो कि वाइट पाउडर की फॉर्म में होता है, जो कि सॉल्यूशन के ऊपर आ जाता है, उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और ये इस रिएक्शन का नाम हो जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हम बात करते हैं हमारे 5th रिएक्शन के बारे में, जो कि है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो हम फर्स्ट बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन में क्या लिखा हुआ है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, यानी जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होगा या जुड़ जाएगा, और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, और अगर किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा यानी रिमूव हो रहा होगा, तो भी ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे हम। और नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन।
द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस, यानी कि जब किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड होगा तो मतलब रिडक्शन हो रहा होगा। और अगला है द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, यानी कि जब किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन हट जाएगा या हट रहा होगा, रिमूव हो रहा होगा, तो यानी कि रिडक्शन हो रहा होगा वहाँ पर। अभी समझते हैं हम एग्जाम्पल से। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कॉपर प्लस ऑक्सीजन बन रहा है यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो कॉपर है और यहाँ पर जो कॉपर है, दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर कॉपर अकेला है और यहाँ पर कॉपर के साथ में ऑक्सीजन भी है। तो यानी कॉपर पहले सिंगल था और यहाँ पर प्रोटॉन साइड में ऑक्सीजन जुड़ गया है, और ऑक्सीजन के जुड़ने को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, यानी कि कॉपर का यहाँ पर हो चुका है ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिल के बन रहा है कॉपर प्लस H2 यानी कि वाटर। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पर जो कॉपर है इसके साथ में ऑक्सीजन भी है और इस साइड में कॉपर सिंगल है, यानी कि इस कॉपर में से ऑक्सीजन हट चुका है और ऑक्सीजन के हटने को लिखा है यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसे बोलते हैं हम रिडक्शन, यानी कि इस पार्ट में रिडक्शन हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं H2 के बारे में, H2 यहाँ पर सिंगल है, कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर H2 के साथ में O भी आ रहा है, यानी कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा है और ऑक्सीजन के जुड़ने को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, यानी कि इस वाले पार्ट में हमारा हुआ है ऑक्सीडेशन। सिंपल है। अब जिस रिएक्शन में, जैसे कि इस रिएक्शन में एक ही साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो जिन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा होता है उसे बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं उन्हें हम, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, यानी कि हमारी डेली ज़िंदगी में ऑक्सीडेशन के क्या क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है कोरोजन। क्या होता है कोरोजन? व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू अ सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एयर, एसिड, वाटर एक्सेट्रा फॉर सम टाइम, जब भी कोई मेटल को खुला छोड़ देते हैं हम और वो मॉइस्चर, एयर या एसिड या वाटर इनमें से किसी के भी कांटेक्ट में अगर आता है तो क्या होता है, ए लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, तो उस मेटल के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, विच वीकन्स द मेटल, जिससे वो मेटल वीक हो जाता है। हैंस मेटल इज सेड टू बी कोरोड, और हम बोलते हैं कि हमारा मेटल जो है वो कोरोइड हो गया है, यानी उस पर कोरोजन का इफेक्ट हो चुका है। अब हम समझते हैं इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, जितने भी लोहे की बनी चीज़ें होती हैं वो कुछ टाइम बाद ब्राउनिश हो जाती हैं, इसी को बोलते हैं हम कोरोजन, क्योंकि इसे हम आम भाषा में बोलते हैं जंग लगना। जंग लगना मतलब रस्टिंग, आयरन की बनी चीज़ों पर रस्ट आ जाता है, भूरा भूरा लेयर आ जाती है, जो कि लेयर होती है ऑक्साइड की। सेकेंड है हमारा ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, तो जो भी मेटल्स हमारे सिल्वर के होते हैं उन पर हमेशा ब्लैक कलर की कोटिंग आती है, तो ये भी कोरोजन का ही एक इफेक्ट होता है। थर्ड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, और जितने भी मेटल्स जो कि कॉपर के बने होते हैं उन पर ना ही ब्राउन ना ही ब्लैक बल्कि ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, और ये भी हमारा कोरोजन का ही एक इफेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें कोरोजन से अपने मेटल्स को बचाना है, प्रिवेंट करना है, तो क्या कर सकते हैं हम। फर्स्ट है बाय गैल्वेनाइजेशन, एक मेथड होता है गैल्वेनाइजेशन, इसकी मदद से हम कोरोजन से बच सकते हैं। सेकंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के मेथड से भी हम कोरोजन से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और थर्ड बाय पुटिंग पेंट, जो कि एक आम सी ही बात है, जब भी हम अपने घर में कोई चीज़ नहीं बनवाते हैं, लोहे की गेट हो गया, रेलिंग हो गई, कुछ भी हो गई, तो उस पर हम पहले पेंट करवाते हैं, ग्रीसिंग करवाते हैं, ताकि उसका एयर से कांटेक्ट ख़त्म हो जाए, ताकि एयर से कांटेक्ट ख़त्म होगा तो उस पर ऑक्साइड की लेयर नहीं चढ़ पाएगी, जिससे वो ऑटोमेटिकली कोरोजन से बच जाएगी। कोरोजन के बाद अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है रेंसिडिटी। क्या होता है रेंसिडिटी? द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर इज़ नोन एज रेंसिडिटी, यानी कि जब फैट और ऑयल के बनी हुई चीज़ों का हम
खुले में एक्सपोज कर देते हैं कुछ लंबे समय तक और उसका टेस्ट और उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? फर्स्ट, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। अगर हम अपने ऑयली फूड में हम एंटीऑक्सीडेंट मिक्स कर देते हैं तो वो रेंसिडिटी से बच सकते हैं। सेकंड, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, यानी कि हम अपने खाने को ऐसे कंटेनर्स में, ऐसे बर्तनों में रखें जो कि टाइट हों, उनके आर पार ज़्यादा एयर पास ना हो पाए। थर्ड, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। अगर हम अपने कंटेनर या किसी पैकेट में से जिसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी फिल होती है, उसमें से ऑक्सीजन निकाल कर अगर हम उसमें नाइट्रोजन फिल कर देते हैं तो नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन की रिएक्शन नहीं होने देती हमारे खाने के साथ में और वो रेंसिड होने से बच जाता है। फोर्थ एंड लास्ट, जो कि आम सी बात है, वो है रेफ्रिजरेशन, यानी कि फ्रिज का इस्तेमाल करना। क्योंकि जब हम फिर अपने खाने को फ्रिज में रखेंगे तो फ्रिज क्लोज़ हो जाता है जब, तो उसके आर पर एयर नहीं जा पाती है, जिससे क्या है वो लंबे समय तक रेंसिडिटी से हमारे खाने को बचा पाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। अब उन 5 रिएक्शंस के अलावा टेम्परेचर के बेसिस पर भी 2 अलग टाइप की रिएक्शंस होती हैं। वो क्या होती हैं? एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और सेकंड होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो पढ़ते हैं हम। रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि जिस रिएक्शन में हीट जो है प्रोडक्ट के साथ रिलीज होती है उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मतलब मेथेन। मेथेन इस गैस का नाम होता है CH4 का, यानी CH4 प्लस ऑक्सीजन। जब हम CH4 को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो क्या हमें क्या मिलता है? CO2 मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट, जो कि यहाँ पे हीट की यहाँ बात करी गई थी, हीट यहाँ पे रिलीज़ हो रही है, तो इसलिए ये रिएक्शन हो गई हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट जो है प्रोडक्ट साइड से रिलीज़ हो रही है। नेक्स्ट, एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन विच रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब होता है कि जिस रिएक्शन में हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, किस फॉर्म में? या तो हीट की फॉर्म में, या तो लाइट की फॉर्म में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तीनों में से किसी एक फॉर्म में अगर हमें किसी रिएक्शन की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वो रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल समझते हैं इसे हम। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है मैंने FeSO4, यानी कि फेरस सल्फेट, और ये हीट की प्रेजेंस में टूट रहा है फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पे क्या हो रहा है? हमने हीट लिया है, एनर्जी की फॉर्म जो है हीट, तो यहाँ पर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि इस रिएक्शन को तोड़ने के लिए, फेरस सल्फेट को ब्रेक डाउन करने के लिए, स्प्लिट्स करने के लिए इन 3 कंपाउंड्स में हमें हीट की ज़रूरत पड़ी है। और इसके अदर एग्जांपल्स क्या होंगे? जितने भी हमने एग्जांपल्स पढ़े थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, वही सेम एग्जांपल एंडोथर्मिक रिएक्शन के भी हो जाएंगे, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर ऑलवेज सेम। अब इस टॉपिक के बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो अगर इसके बाद भी किसी को कोई डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो वो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, तो हम उसकी हेल्प कर देंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सबके डाउट में सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।